जानवर के स्केलेटन्स हैं, आपको जानवर की जो हड्डियां हैं वो दिखाई देंगी। और ये सब कहीं ना कहीं यमुना को दूषित कर रहा है, यमुना की ज़मीन को ख़राब कर रहा है। यमुना के किनारे जो स्थिति है, वहाँ ये मूर्तियाँ देखें, जो हम बता रहे थे कि भगवान के हम विसर्जन यहाँ करते हैं, कितनी सारी मूर्तियाँ हैं, और भगवान का हम घर में तो पूजा हमने किया और यहाँ पे हमने लाके छोड़ दिया। तो ये स्थिति है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपसे जानेंगे कि पीएच एक बहुत बड़ा मैटर करता है, कि पीएच जो है एक बहुत बड़ा इशू है जिस पे चर्चा होनी चाहिए कि क्या दिक्कत हो सकती है पीएच से वजह से। देखिए, एक बात ऐड करना चाहूँगा जो आपके पहले पैनलिस्ट ने बात करी, क्योंकि मैं उस पर चुप नहीं रह सकता। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जब तक स्टेजेस होती हैं उसकी, जब तक आपका तकरीबन 30 से 40% किडनी का डैमेज ना हो, उसके सिम्टम्स नहीं आते। मैटर ऑफ फैक्ट, अगर मैं 1000 लोगों में इस टाइम स्क्रीन करूं तो कई लोगों के अंदर अर्ली स्टेज किडनी डिजीज़ दिखेगा, और अर्ली स्टेज किडनी डिजीज़ पे इंटरवेंशन से उसका डिटोरिएशन काफ़ी रुक सकता है। तो पब्लिक में अवेयरनेस होना ज़रूरी है। अगर ऐसे हैजर्डस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं तो अपना हेल्थ चेकअप रूटीनली करवाएं। हर 6 महीने 4 महीने में डॉक्टर को दिखाएं। सांस में कोई दिक्कत लग रही है, ऐसा मत सोचिए कि कोई वायरल है चला जाएगा, क्योंकि मुझे 20-25 मिनट हुए हैं ऑलरेडी, आई एम फीलिंग एरोजोलाइज्ड एयर। तो वो एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। पीएच की जो इन्होंने बात करी, देखिए हमारे बॉडी के अंदर एक नॉर्मल पीएच होता है 7 हम न्यूट्रल मानते हैं, 7.4 7.2। लेकिन अगर पीएच काफ़ी गिर जाए, 6 से नीचे हो जाए, 6.5 से, तो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स का डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। और अगर आप एल्कलाइन में जाएंगे और ऊपर 8 से ऊपर चले जाएंगे तो अच्छे से आपके एंजाइम्स, हार्मोन्स काम नहीं करते। तो पीएच का एक मेंटेन होना, इसीलिए जब हम देखें, हम थोड़ा सा एक्चुअली अगर कई पेशेंट्स को एल्कलाइन वाटर थोड़ा हेल्प करता है, हम थोड़ा pH of 8 देते हैं ताकि उनको फील हो। मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप एंटी एजिंग की बात करें या रीजनरेशन मेडिसिन की बात करें, अभी अमेरिका में ट्रेंड है कि हम लोग एल्कलाइन वाटर, मिनरल वाटर के साथ पीते हैं। एक चीज़ आपको बीच में रोकूंगा, जो आपने अल्कलाइन वाटर की बात कही, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भारत में जो एक गरीबी रेखा के रहने वाले, अंदर रहने वाले लोग इतने ज़्यादा हैं जो कमा नहीं सकते ठीक से, वैसी स्थिति में आदमी कैसे अल्कलाइन वाटर पिए या कैसे वो इस तरह के सुविधा, ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, ये तो बेसिक लाइफ का राइट है। स्वच्छ हवा इज अ राइट टू लाइफ। हमें राइट टू लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है हर देश में, अमेरिका में भी ये भी। लेकिन राइट टू लाइफ पेपर पे नहीं, ग्राउंड पे होने के लिए आपको स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी बिल्कुल एक एसेंशियल चीज़ चाहिए। और ऐसा नहीं है कि स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी हमने क्रिएट कर दिया, ये तो प्रकृति ने, भगवान ने हमें दिया, हमने इसको दूषित कर दिया। जैसे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, इस टाइम बहुत ज़रूरत है वो जो स्पेशल ट्रीटमेंट प्लांट है उनका ऑडिट हो, उनको स्टैंडर्ड ऑफ केयर तक 37 तक पहुंचाया जाए, जो पूरा फंक्शनल करे। मैटर ऑफ फैक्ट और बढ़ाया जाए, और पब्लिक अवेयरनेस पे काम हो, जो आप एक्सीलेंट कर रहे हैं। प्लास्टिक वेट, नॉन डिग्रेडेबल चीज़ें इसमें ना डालें। ह्यूमन सीवेज, जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री चीज़ें जो नदी को नाले के जैसे, आप ड्रेनेज के जैसे नदी को नहीं यूज़ कर सकते, ये प्रकृति ने हमको दी है। देखिए, अगर नदी खत्म तो इंसान खत्म, ये फैक्ट है। अगर आप नेचर के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये दे के जाना चाह रहे हैं, मुझे नहीं लगता। जो करंट प्राइम मिनिस्टर की विजन है, जो गवर्नमेंट की विजन है, बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही इको फ्रेंडली है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो 3 एरियाज़ हैं जिसके अंदर पब्लिक अवेयरनेस एक आएगा, ट्रीटमेंट प्लांट्स को अप टू डेट करना, बढ़ाना, इंडस्ट्रियल सीवेज को, यहाँ पे वो देखिए फ्रॉथ आ रहा है वहाँ, फॉस्फेट, उसको रोकना, और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी स्वस्थता, चिकित्सा के लिए रूटीन उनके एग्जामिन कराना। जो आपने कैंसर्स की बात करी, ये बहुत सीरियस कंसर्न है। इससे हेल्थ के ऊपर, मैं हेल्थ फाइनेंस में लिखता हूँ, अटैच्ड हूँ। अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपए खर्च करके कुछ इंटरवेंशन करेंगे तो 10 करोड़ का सेविंग करेंगे 10 ईयर्स डाउन द रोड। प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर जितना पैसा लगाया जाए, प्राइमरी और प्रीमोडियल प्रिवेंशन, जो कि रिस्क फैक्टर्स को कर्टेल करती है, उसका 10 से 50 गुना इफेक्ट डिजीज कंट्रोल में आता है। भारत 1.5 बिलियन लोगों का, 1.45 बिलियन लोगों की आबादी का देश है। आज से 40 साल के बाद एजिड पॉपुलेशन कहाँ पहुंचेगी, आप सोच सकते हैं? आपने शुरुआत में, जब हमने शुरू किया था उस वक्त आपने एक बात कही थी कि 5 करोड़ लोग जो हैं सीधे डायरेक्टली रूप से इस नदी पे आधारित हैं, इस नदी पे। और इस तरीके कितने देश समाहित हो सकते हैं, 5 करोड़ की आबादी के कितने देश हैं, इस तरीके की स्थिति। और आपने एक और बात कही, लोकतंत्र सिर्फ कागज पे लिख देने से नहीं होता, लोकतांत्रिक हम मनुष्य होते हैं, हमारा व्यवहार लोकतांत्रिक होता है। आपसे सचिन जानेंगे कि एसटीपी की संख्या टोटल अभी दिल्ली में कितनी है और कितनी चल रही है, और यमुना एक्शन प्लान जो 1993 में आया था वो कहाँ तक पहुँचा? देखो, एसटीपी कहने के लिए तो
37 एसटीपीज हैं, बट एसटीपीज होने से ही कुछ नहीं होता। एसटीपी अपना फंक्शनल किस टाइप से कर रही है, वो अपने स्टैंडर्ड को कितना मीट कर रही है। फंक्शनल भी दो तरीके से, एसटीपी काम तो कर रही है, क्या वो अपने स्टैंडर्ड को मीट कर रही है? क्योंकि एसटीपी जो पुराने टाइम की थी, जो स्टैंडर्ड वाला 30/50 का चलता था 30, और जो अब करंट का जो टीडीएस का जो रेशियो है टीडीएस और बीओडी का 10/10 का है। तो एक तो उनको पहले मेंटेन करना होगा। सबसे मेन प्रॉब्लम्स आती है हमारी ड्रेनेज सिस्टम की, क्योंकि किसी भी नदी को जीवित रखने का काम ड्रेनेज करती है। और यहाँ आप देख रहे होगा विदेशों में इतनी सारी नदियाँ बिल्कुल स्वच्छ हैं, क्योंकि जो पहले बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होती थी। राइन नदी का एग्जांपल ले लीजिए, हिंडसन नदी का ले लीजिए, चाइना में ऐसी कई नदियाँ हैं। यहाँ तक कि जापान के नाले हमारी नदियों से बेहतर है। कहने में हमें शर्म आती है कि उनके जो नाले हैं हमारी नदी से बेहतर है, क्योंकि इन्होंने हमें नहीं बनाया। हमारी दो तरफ से बहुत ज़्यादा बड़ी गलती रहती है, सरकार की तरफ से अनदेखी इस तरह से, क्योंकि कुछ मान्यताओं के हिसाब से, कुछ धार्मिक आस्थाओं के लिए सरकार को भी दबना पड़ता है। तो पहले पब्लिक को ये समझना पड़ेगा, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, क्या वो हम आगे अपनी आने वाली पीढ़ियों को देंगे? दूसरी चीज़, सरकार की आप मदद कैसे कर सकते हैं? सरकार की मदद पब्लिक सिर्फ इस तरह से कर सकती है, एक तो उनको अवेयर होना पड़ेगा, उन्हें जागरूक होना पड़ेगा, अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। अपने आसपास के जो एसटीपी प्लांट्स हैं, और कोई गवर्नमेंट बॉडीज़ काम नहीं कर रही है तो उनके खिलाफ उनको शिकायत करनी होगी, क्योंकि उनका जो टैक्स का पैसा है वो वेस्ट नहीं जा सकता। हम नज़दीक चलते हैं यमुना नदी के, और वहाँ पे अपने पास में टीडीएस मशीन लेके हम आए थे। हम टीडीएस भी नापेंगे कि टीडीएस जो है वो कितना है यहाँ पे, ताकि टीडीएस पे जो है वो बातचीत कर सके। और नदी में अभी कितना टीडीएस है वो जरूर हम देखेंगे, और किस तरीके से नुकसान करेगा। सचिन, अपने पास में मशीन थी, मशीन से हम चेक करेंगे कितना टीडीएस है। डॉक्टर साहब आप भी आगे आ जाइए। ये है नदी का किनारा, और हम यहाँ से नापेंगे। इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, यहाँ से इधर यहाँ पे देखिए, इधर आइए सचिन, इधर आइए। अभी तो आपको थोड़ा साफ दिखाई दे, क्योंकि अभी सुबह इसमें से पानी जो आया था। सचिन, आप इधर पीछे कैमरे की तरफ घूम जाइए आप। हाँ, लाइए, मैं चेक करता हूँ इसको। ये हमने 0 किया और हमने ये यहाँ पे रखा 550, 550, थोड़ी देर देख रखते हैं, 628। अभी भी 628 से टीडीएस है, जो काफ़ी खतरनाक माना जा सकता है। जैसे डॉक्टर कौल ने बताया, सचिन ने बताया, किस तरीके से यमुना की स्थिति जो है वो ख़राब है। मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ, चारों तरफ आप देखेंगे कि किस तरीके से यमुना की स्थिति है। सुबह के समय में झाग जो था वो था, अभी वो झाग खत्म हो चुका है, लेकिन स्थिति ये है कि यमुना नदी बदबूदार है, बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला है। मैं और हमारे कैमरा पर्सन अंकुश और डॉक्टर धीरज और सचिन महसूस कर पा रहे हैं उस बदबू को, और सांस लेने में हमें कितना दिक्कत हो रही है वो। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद लगातार यमुना का मुद्दा गरमाया हुआ है। लोग लगातार जानना चाहते हैं कि जिस मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ा गया उसका काम कहाँ तक पहुँचा है। लगातार नई सरकार काम कर रही है यमुना की साफ सफाई के लिए, नई वादे, नई कस्में खाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि क्रूज चलाने की भी प्लानिंग है, लेकिन इंडिया न्यूज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहा है जो सवाल खड़ा करता है कि क्या इतना आसान होगा यमुना को साफ करना या क्रूज चलाना। मैं मौजूद हूँ अभी कालिंदी घाट पे, और मेरे आप देखेंगे बाएं तरफ में आपको झाग दिखाई दे रहा होगा। ये झाग जो अक्टूबर नवंबर में दिखाई देता है, सितंबर महीने में दिखाई देता है, लेकिन वो अभी जब मार्च का पहला सप्ताह है उसमें ये झाग आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी थोड़ी सी जो झाग की स्थिति है वो ठीक है, नियंत्रण में है, लेकिन सुबह के समय जब 8, 9, 10 बजते हैं उस वक्त ये इतना झाग था आज कि आप पूरे नदी में आपको दिखाई देगा। चारों तरफ देखेंगे तो निशान जो है झाग के वो आपको साफ दिखाई देंगे। 3 से 4 फीट की जो लंबाई वाले झाग थे वो बने हुए थे यहाँ पर, लेकिन अब क्योंकि धूप की रोशनी, जो सूरज की रोशनी यहाँ पे पड़ी है, तो झाग सेटल हो चुका है और अब आप उसके सिर्फ निशान देख सकते हैं। और सबसे खास चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आपको पत्थर पे जो काले से दिखाई दे रहे होंगे वो केमिकल है, जो केमिकल वेस्ट यमुना में आता है वो केमिकल आपको वहाँ पे दिखाई देगा। आप समझिए कि किसी मनुष्य को इस पानी से कितना नुकसान होता होगा। पत्थर का जो रंग है, पत्थर पहले से भी अपने हार्ड फेज में होता है, उसके बाद से ये जो रंग है वो काला कर रहा है। कितना ये नुकसान करता होगा मानव के शरीर पे या मानव के अंदरूनी अंगों को, क्योंकि यमुना के किनारे कई ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन यापन करते हैं और अपना परिवार जो है पालते हैं। मैं आपको तस्वीरें दूर तक दिखाऊंगा कि यहाँ पर आपको झाग तो खत्म हो चुका है, लेकिन झाग के जो निशान हैं वो आपको दूर तक दिखाई देंगे। आप देखेंगे जो जानवर है वो झाग वाला पानी पी रहे हैं, वो झाग फिर आपके शरीर में उसके दूध के माध्यम से